Hello, my dear friends. This is Grish Rawat once again welcomes you in your channel Mardasan classes, and this is our second lecture of electrochemistry. And today we are going to discuss about very important topic, that is electrode potential. So let's begin with the electrode potential. So my dear friend, let's discuss. देखिए इलेक्ट्रोड जो वर्ड है, इलेक्ट्रोड वर्ड का मतलब होता है मेटलिक रॉड, और पोटेंशियल का मतलब होता है उसकी क्षमता। तो मेटल की दो तरीके की पोटेंशियल हो सकती हैं कि जब किसी मेटेलिक रॉड को उसी के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो उसकी दो कंडीशन निकल के आएंगी कि ईदर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन टू द सॉल्यूशन और इट विल गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो कंडीशन निकल के आ रही हैं, या तो वो सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि जब किसी मेटेलिक रॉड को उसी के सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है। सपोज मेटेलिक रॉड इज जिंक, द सॉल्यूशन विल बी जिंक सल्फेट। मेटेलिक रॉड इज कॉपर, सॉल्यूशन विल बी कॉपर सल्फेट। मेटेलिक रॉड इज सिल्वर, सॉल्यूशन विल बी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। हमेशा याद रखना कि जिसका सॉल्यूशन होगा जिस उसी की मेटेलिक रॉड को हम प्लेस करेंगे। तो उसमें दो कंडीशन आती हैं, या तो लूज करने की या गेन करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई मेटेलिक रॉड है, इस पर एन पॉजिटिव चार्ज है, इसने एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इसमें चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर एन पॉजिटिव चार्ज था, एन इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहाँ पर चार्ज हो गया 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में इसका रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली अगर इसको उल्टा कर दिया जाए कि इस पर कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पर एन पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन। ये तो हम पिछली क्लास में बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको पुराने लेक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पुराने लेक्चर को भी ज़रूर देखें। सारे लेक्चर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टॉपिक्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसी तरीके से आप एक दूसरे पर फोकस करते रहिए, एक टॉपिक से टॉपिक कनेक्ट होंगे यहाँ पर। चलिए, उसके बाद बात आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। उसके बाद टर्म आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम ई सेल कह दें, तो स्टैंडर्ड एक मतलब वैल्यू है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और आपकी जो टेम्परेचर, प्रेशर और तीसरी जो फैक्टर है जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाए तो आप कहेंगे कि इसके लिए कंडीशंस कौन सी दी गई हैं, स्टैंडर्ड। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड होने के लिए, 298 केल्विन होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। प्रेशर कितना होना, सॉरी, ठीक है ना, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, उसी का सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर इस टर्म को और भी डिस्कस करेंगे, ईएमएफ के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, इस टॉपिक के ऊपर। तो थोड़ा सा इसको बेसिकली समझिए कि इसको हम सेल पोटेंशियल कह देते हैं। सेल पोटेंशियल तो आप जानते हैं लूज और गेन करने की जो टेंडेंसी है। उसके बाद देखिए पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए कि दो सेल हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये कॉपर का एक जिंक का है, कॉपर और जिंक के दो सेल हैं। इनके बीच में इनके जो इलेक्ट्रोड जो रखे हुए हैं, मेटेलिक रॉड जो रखी हुई हैं, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद और देखिए कि जैसे जैसे हम दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, उनके बीच का जो करंट है उन कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो करंट होगा, जो ड्रॉ कर रहे हैं, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कि ईएमएफ को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट सर्किट से हम कम ड्रॉ कर पाएंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब मैक्सिमम हो जाएगा तो वहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको आपको समझना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है कि अगर आपको ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ई सेल की, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये हमने पढ़ा हुआ है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड रोड, एनोड रोड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, उस लेक्चर को आप देख लें। तो देखिए कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लोन लिया था हमने, याद होगी। ठीक है,
तो कैथोड पर क्या होता है दोस्तों, हमेशा रिडक्शन होता है, और एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और देखिए कैथोड को हमेशा राइट में रखा जाता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और एनोड को हमेशा लेफ्ट में। तो इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं, कैथोड माइनस एनोड, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई आर माइनस ई एल, राइट माइनस लेफ्ट, राइट कंटेनर माइनस लेफ्ट कंटेनर, जो भी वैल्यू दे रखी है। रिडक्शन आप पहचान सकते हैं, रिडक्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ लिया है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जब उनको स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी जाती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन के दौरान जब लूज और गेन करता है तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और मोलैरिटी। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, ठीक है ना, और मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी होनी चाहिए, 1। अगर ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा तो इसको कहेंगे हम उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, तो थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए आपको यहाँ पर गिवन है दोस्तों कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन इक्वेशन। आपको यहाँ पर दे रखा है जो यहाँ पर सेल पोटेंशियल दे रखा है, इसका दे रखा है ईएमएफ दे रखा है -0.76 इसका जिंक का, कॉपर का कितना दे रखा है आपको 0.34 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि अगर आपको ईएमएफ निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा ये आपको क्लियर हो रहा है। कैथोड कौन सा है इसमें, देखिए जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, कैथोड है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, एनोड है। क्लियर है। तो आप ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए रिडक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34, और ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है ना, -0.76। तो इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी 1.10 वोल्ट निकल के आएगी। ये क्लियर हो गया होगा, आसान है। चलिए ये वाला जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस कीजिए। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन, यहाँ पर इस वर्ड पर फोकस कीजिए, हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे तो हाइड्रोजन की रॉड। आप एक चीज़ आप इमेजिन कीजिए कि क्या हाइड्रोजन की रॉड हो सकती है, हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन तो गैस है, तो कभी गैस की रॉड हो सकती है, चलिए होती नहीं है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे। पहले आप ये देखिए कि अगर हाइड्रोजन की रॉड नहीं हो सकती, इलेक्ट्रोड नहीं हो सकती, तो उसको फॉर्म किस तरह से करेंगे, बना कैसे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की रॉड है तो सॉल्यूशन किसका होगा, HCl का होगा, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी कितनी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो मोलैरिटी 1 होगी, प्रेशर 1 बार होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बता चुका हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्लेटिनम रॉड लेते हैं, किसकी रॉड लेंगे, प्लेटिनम की, किसकी रॉड लेंगे, प्लेटिनम की रॉड लेंगे। अब बात आती है कि प्लेटिनम की क्यों लेंगे, है ना, आयरन की क्यों नहीं ले सकते, कॉपर की क्यों नहीं ले सकते, जिंक की क्यों नहीं ले सकते हैं। इसका रीज़न है, देखिए प्लेटिनम जो होता है वो एक नोबल मेटल होता है, और उसका रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं। प्लेटिनम है या गोल्ड है, प्लेटिनम की जगह आप गोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम सबसे अच्छा रहता है। तो हमने यहाँ पर प्लेटिनम रॉड ली, उसको डिप किया, और यहाँ पर उसको पेंट कर दिया ब्लैक से, ताकि ये डिज़ोल्व ना हो। अब इसका काम क्या है, जब इसको डिप कर दिया तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमने पास की, बबल की इसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के सरफेस पे क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके सरफेस पे जमा हो जाएगी, ठीक है। जब जमा हो जाएगी तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी किस तरह से बिहेव करता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब होता क्या है यहाँ पर, ये देखिए कि जब किसी, वही वाली बात है, जब किसी प्लेटिनम फॉइल को जिसमें ब्लैक कलर का पेंट हो रखा है उसे डिप किया जाता है HCl सॉल्यूशन में, जिसकी मोलैरिटी कितनी होती है 1, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 बार होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको पास करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाती है,
ठीक है ना। और वो जो सेम इलेक्ट्रोड है उसी में ऑक्सीडेशन होगा, उसी में रिडक्शन होगा, यानी कि सेम इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड एंड एनोड। एक ही इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो रहा है, तो उसका एल्जेब्रिक सम कितना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का? ऑब्वियस सी बात है, जीरो होगा। उसी से ले रहा है, उसी को दे रहा है तो उसका एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा दोस्तों? जीरो हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेटिनम को यहाँ पर क्यों रखा है हमने? क्योंकि एक सपोर्टर की तरह है, एक उसको जैसे मान लीजिए प्लेटिनम रॉड है ऐसे करके, और हाइड्रोजन इसके सरफेस पे क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में आ रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर H2 से। यहाँ पर चार्ज कितना है? जीरो है। यहाँ पर चार्ज कितना है? +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया, तो इसका एल्जेब्रिक सम कितना हो गया? जीरो। यानी जो SHE है, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि SHE है उसका एल्जेब्रिक सम हो गया जीरो। लेकिन बात ये आती है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है। देखिए जैसे बैलेंस होता है तराजू, उसका लास्ट पॉइंट होता है वो जीरो होता है ना, जीरो से ही तो मेज़र करते हैं। तो अगर हमें वेट मेज़र करना होता है किसी दूसरी चीज़ का तो उसके ऊपर रख देते हैं, तो जीरो से अपोजिट डायरेक्शन में वो बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर अच्छी तरीके से, या तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा या पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो उसमें क्या होता है इस SHE के अंदर भी, अगर हमें किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का अगर EMF निकालना होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो जितना वो डिफ्लेक्ट होता है उसका वो क्या कहलाता है? डिफ्लेक्शन जितना होगा वो उसका EMF कहलाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन से आपको ज़्यादा SHE क्लियर होगा कि होता क्या है। उसके बाद देखिए आसान सा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वो दूसरे को तब, ठीक है ना, वो दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? एक अरेंजमेंट होती है। किसकी अरेंजमेंट होती है? एलिमेंट्स की। ठीक है, उन्हें किस तरह से रखा जाता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। सीरीज को मैं आपको याद कराऊंगा बाई ट्रिक। तो देखिए इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होती है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF। अगर आपको EMF निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालनी है, तो वहाँ पर किस तरह से निकालेंगे EMF, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो ये आपको पता ही, E कैथोड माइनस E एनोड। तो कंपैरिजन करने का काम भी आएगा, कंपेयरिंग रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तीसरी जो कंडीशन आती है वो है प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, के रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि Zn2 पॉजिटिव Cu, ठीक है ना, और Zn और Q। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और कॉपर का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जिंक की जो वैल्यू है वो माइनस कितना है? 0.76 वोल्ट है, और कॉपर की कितनी है? मान लीजिए 0.34 है, जो भी है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। इस रिएक्शन को होने के लिए यहाँ पर जिंक की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी और कॉपर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को, ये किस तरह से ये रिएक्शन हो सकता है? ये रिएक्शन इस तरह से हो सकता है कि Cu2 पॉजिटिव प्लस जिंक, ये हो जाएगा आपका Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। यहाँ पर इसकी फिजिबिलिटी बन जाएगी, ये फिजिबल नहीं होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत कम टाइम में काफ़ी कुछ मैं कवर करा देता हूँ। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होती है किसी भी तरीके की तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मुझे बताइए कि सर इस टॉपिक में इसको दोबारा से एलोबरेट कर दीजिए, दोबारा से बता दीजिए। मैं नेक्स्ट डे डेफिनेटली उसके लिए एक टॉपिक लेके आऊँगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अगर फिर भी दिक्कत होती है ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।